सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। आज की तारीख में सबसे अहम सवाल यह है कि जनाब इंतखाबात जनरल इलेक्शंस कब होंगे, किस महीने होंगे, किस तारीख को होंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के रंग बड़े निराले हैं। पिछले 2 महीने, अगर 2 महीने पुरानी में बात करूं, जो इत्तेहादी थे, जो ये बात किया करते थे कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं, कंसेंसस से किया जाते हैं और तमाम इत्तेहादी उसमें ऑन बोर्ड होते हैं, आज वही इत्तेहादी, वही सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे पर इत्तेफाक किया करती थी, आज एक दूसरे के सामने सफारा होती भी नजर आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रही है। मौलाना फजल रहमान आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक बयान दे दिया और कहा कि जनाब हम तो चाहते ही नहीं थे कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और उसके बाद जब यह तहरीक अदम एतमाद आ भी गई तब भी हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने ये बात क्यों कही, किस लिए कही, और अगर ये बात कही भी तो ये उस वक्त क्यों नहीं कही जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी और उसके बाद फिर हुकूमत आई थी पीडीएम और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की। लेकिन गुज़िश्ता रोज 1 महीना मुकम्मल होने के बाद, यानी निगरां हुकूमत के 1 महीना मुकम्मल होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार खिताब किया। आज भी वो खिताब करते, लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने खिताब में कहा कि भाई 90 रोज नहीं तो 100 रोज ले लें, 100 रोज नहीं तो 120 रोज ले लें, लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो 14 मई को भी इंतखाबात के लिए तैयार थे। 14 मई वो तारीख थी जो अदालत की तरफ से आई थी और इसमें पंजाब में इंतखाबात कराए जाने थे उस वक्त जब पिछली हुकूमत थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा क्या क्या करते थे, हम उनसे सवाल करते थे कि जनाब आइन के अंदर पर लिखा है कि 90 रोज के अंदर आपको इंतखाबात करवाने हैं। तो कमर जमान कह रहा उस वक्त क्या कहा करते थे, शरी रहमान साहबा उस वक्त क्या कहा करती थी, जरा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइन शिकन की रोज बात की जाती है कि जी 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 यहाँ तो आइन शिकनी हो रही है 90 डेज। तो आपने कौन सी 90 डेज की पंजाब इलेक्शन की डेट दे दी है? वो 90 डेज में तो नहीं आई है। इसका क्या मतलब है? आई मीन इफ यू वांट टू डिबेट फाइनर पॉइंट्स ऑफ लॉ, वो तो 90 डेज नहीं है, वो तो 90 डेज से तजावुज कर चुकी है। और जैसे पहले जब फ्लड्स आए थे या मोहतरमा शहीद की शहादत हुई थी तो इलेक्शन आगे हुए थे। अब जेयूआई को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ शिकवे होते हुए नजर आ रहे हैं और शिकवे का इजहार वो इशारों कनायों में माजी में भी करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब पिछले हफ्ते मेरे शो के अंदर मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको मानी है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह की हुकूमत को गिराने में मदद फराहम की या फिर आपने उस वक्त हुकूमत बनाई, क्योंकि उसके बाद जब हुकूमत बनी तो महंगाई का ऐसा सुनामी और समंदर किस्म का आया कि अभी तक उसके सामने बाढ़ नहीं लगाई जा सकी। आज पेट्रोल भी 300 से ऊपर है, आज डॉलर भी 300 से ऊपर है, आज महंगाई अपने उरूज पर है। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को हटा के आपने हुकूमत की। आपने यह जरूर कहा कि हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। लेकिन क्या आपको पशेमानी है, क्योंकि अब इलेक्शंस में आप जाएंगे तो किस तरह जाएंगे? तो कामरान मुर्तजा ने क्या कहा वो भी सुनिए। कि हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने अगर गवर्नमेंट गिराने का काम, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत वो थे। और इसके बाद मौलाना साहब का व्यू ये था कि जब गवर्नमेंट खत्म हो गई तो इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवा के वो आगे चले। मगर बाकी पार्टीज की तरफ से जो है वो इंसिस्ट किया गया कि नहीं, गिराने पे तो रिग्रेट नहीं है, मगर इस बात पे यकीनन जो है ना, इस बात पे लोगों के इतराजात मौजूद हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। अब जनाब ये सूरत हाल है। अब जो पंजाब के मामले में कहा करते थे कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर नहीं होते तो जस्टिफाइड कोई सूरत हाल होगी, जस्टिफाइड कोई रीजंस होगी और उसके तहत होगा। तो अब इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है? कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और कैबिनेट के मेंबर भी रहे हैं माजी की हुकूमत के, उन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब की जो बातें थी या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं जिक्र करूं, गुज़श्ता रोज उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का खिताब किया, लेकिन वो काफी स्पार्किंग खिताब था। जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि जनाब 90 रोज नहीं तो 100 रोज में करा दें, 100 रोज में नहीं तो 120 रोज में करा दें। आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है निगरां हुकूमत का, ये अनलिमिटेड टाइम की तरफ जा रहा है या अनलिमिटेड टाइम के लिए, इसीलिए आप 90 रोज से अब 120 रोज पर आ गए?
देखिए सवाल उनके अनलिमिटेड रूल की तरफ जाने का नहीं है। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में होने चाहिए। अब एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि जिसमें हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, वो भी एक आईनी जरूरत है, और इलेक्शन भी होने चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब दोनों को अगर इकट्ठा रख के देखें तो थोड़ा सा टाइम आपको आगे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए ये जरूरी था, बिलावल साहब ने ये मुनासिब समझा, और हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को डेट दे देनी चाहिए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, हल्का बंदियां तय करा के इलेक्शन कराने का, ताकि इलेक्शन में कोई और ताखीर की वजह न बने। सही है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, सियासी जमातें अपने इलेक्शन मोड में चली जाए। तो सर फिर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा? क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा? इलेक्शन कमीशन के डेट ना देने की वजह भी बुनियादी तौर पे यही है कि अभी इलेक्शन का प्रोग्राम अभी आने वाला नहीं है ना। अभी उन्होंने पहले हल्का बंदियां करनी है, हल्का बंदियों के लिए 4 महीने चाहिए थे, उसमें उन्होंने 3.5 महीने कर दिए, 15 दिन वो भी जल्द इलेक्शन होने का इम्कान हो सके। अच्छा, अब हल्का बंदियां होंगी तब वो इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि जिस तरह इस वक्त एक खास सूरत हाल डेवलप हुई है, आमतौर पे तो ऐसे ही होता है कि होती है तो शेड्यूल आ जाता है, और अब हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन की तैयारी होनी है। लेकिन इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है, ऐसी जमातें मुतालिबा कर रही है, और इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल फाइनल करने की जो डेट है उसके बाद का आगे शेड्यूल जो है वो दे देना चाहिए। हमारी दानिश में ये एक बेहतर फैसला होगा। सर लेकिन ये तनाज़ा यहां पे भी शुरू हुआ ना, उन्होंने कहा कि जनाब मुराद अली शाह साहब मौजूद थे मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के अंदर, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद अली शाह की बात से अगर मैं अखज़ करूं, उन्होंने ये बात बोली कि मैंने जब नताइज देखे तो मैंने सबको मुबारकबाद दी कि चलें अब तो हल्का बंदियां नहीं हो सकती हैं, अब 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। और उसके बाद जब बाहर आए मामला डिफरेंट हुए तो नून लीग वाले पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी को पता थी, सूरत हाल का पता था, तो अब वो 90 रोज के अंदर इलेक्शंस मांग रही है, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। तो एग्जैक्टली मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, क्या हुआ था वहां पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में? जो उन्होंने कहा था ना जी, मुराद अली शाह साहब ने, उसको पता नहीं क्यों किस तरह उसका इंटरप्रिटेशन कर दी गई, वो बड़ा वाज़ेह था। वो उन्होंने उस वक्त भी कहा था, बाद में वजाहत भी यही की थी उन्होंने मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जब मरदमशुमारी का रिजल्ट सामने आया तो जो पहले प्रोविजनल या मिडिल टाइम में मिड टर्म जो रिजल्ट आ रहे थे उससे ये तासर था कि आबादी का बढ़ाव जो है वो तो है, लेकिन वो बैलेंस दुरुस्त नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक सीटें अगर देंगे तो शायद कुछ सूबों की सीटें कम होंगी, कुछ की ज्यादा होंगी। और ऐसी सूरत में अगर सूबों के अंदर जो तनासुब है सीटों का वो तब्दील होना है, यानी अगर पंजाब की सीटें कम होनी है, बलूचिस्तान की और सिंध की बढ़ तो दिया गया नंबर है उसको तब्दील करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आईनी तरमीम की जरूरत है। ठीक है, लिहाजा आईनी तरमीम हो नहीं सकेगी तो फिर फायदा क्या है मरदमशुमारी कराया है। तहसीब से आबादी बढ़ी थी, देखा तो पता चला कि जो सूबों की आबादी बढ़ी है उसमें सूबों के अंदर यानी सूबों का जो शेयर लिखा हुआ है सीटों का वो तनासब तब्दील नहीं होगा। सूबों के अंदर तो तब्दीली हो सकती है, अर्बन रूरल तो तब्दीली हो सकती है, लेकिन किसी सूबे की सीटें कम या ज्यादा नहीं हो रही कौमी असम्बली की, लिहाजा किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। अगर सूबों के अंदर कोई तब्दीली होती है, हल्का बंदियों में अर्बन रूरल में तब्दीली होती है, या कुछ इलाकों की सीटें सूबे के अंदर ही वो दूसरी तरफ जाती हैं, तो उसके लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। ये बात उन्होंने वहां कही थी, इसी की उन्होंने बाद में भी वजाहत की थी। इसका तल्लुक उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए मरदमशुमारी अगर नोटिफाई कर देते हैं तो फिर अगर किसी तरह की भी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत है। सर लेकिन फिर ये आउट ऑफ नोवेयर मौलाना साहब ने बयान क्यों दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लेकर आई, हम तो लाना नहीं चाहते थे, और उसके बाद भी हुकूमत भी बनाई, वो भी हम नहीं बनाना चाहते थे, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईमा पर हुआ, हम तो चाहते ही नहीं था ना तहरीक अदम एतमाद और ना ही फिर हम हुकूमत बनाना चाहते थे। ये सारा मलबा आप पे क्यों गिरा रहे हैं फिर?
इस कंट्रोवर्सी में जाना ना तो मकसद है, ना कोई उससे पर्पस सॉल्व होगा। एक दूसरे पे हम मड स्लिंगिंग कर उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे, वो तो इलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी मर्जी का इलेक्शन कराना चाह रहे थे। फैसला हुआ था, सही है। जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि इलेक्शन की तरफ ना जाओ। सही है। कौन क्या इलेक्शन की तरफ जाओ? अदम एतमाद की तहरीक के बाद ही इलेक्शन की तरफ जाने की बात हो सकती थी। जी जी बिल्कुल। उस वक्त तक तो इलेक्शन में जाने का किसी की तरफ से कोई मुतालबा नहीं था, ऐसा कतन कोई बात नहीं थी। बल्कि इमरान खान की हुकूमत को भेजने का जो फैसला हुआ था, जिसके बारे में सारी जमातों का, मुस्लिम लीग हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, हमारे बाकी इत्तेहादी हो, सबका मौकफ मीडिया के पास मौजूद है कि इमरान की हुकूमत का खात्मा करके और इस जो हमारी हुकूमत थी, इस हुकूमत को लाना क्यों जरूरी था। सही है। उसके अंदर किसी जमात का मौकफ भी मुख्तलिफ नहीं था, सबका इत्तेफाक था कि इमरान खान की जो हमारी खारजा पॉलिसी को, जो हमारे दीगर इश्यूज, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम मुल्क को सहारा दे सके और कुछ अरसे के लिए ये गवर्नमेंट से। सही है। पहले हमने ये कहा था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर जब ये गवर्नमेंट हमारी आ गई और हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन न कराने का फैसला किया, बल्कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया, तो सारी जमातों ने, PDM की जमातें, सब जमातों ने इस पे इत्तेफाक किया कि हालात मुल्क के ऐसे हैं और इस वक्त जरूरत है कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो मिड टर्म में कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट चला के चीजों को स्टेबलाइज करे। इस पे किसी जमात का कोई इख्तलाफ नहीं था। सो ये पीपल्स पार्टी है, किसी और के ऊपर आपकी बात बजाय सर, लेकिन आपने अपनी इस सवाल के जो जवाब में आपने गुफ्तगू का आगाज किया कंट्रोवर्सी का, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हो रही ना। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कराची की सूरत हाल देखें, वो आपको हदफ तनकीद बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी को तनकीद बना रहे हैं। सर कंट्रोवर्सी तो हो रही है। इस सवाल को छोड़ दीजिए, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। अच्छा चले, सही है, मैं सवाल छोड़ता। ये बताइए फिर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि कुछ कुव्वतें हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहती, उनका इशारा किसकी तरफ था? नून लीग की तरफ था, JUI की तरफ था, किसकी तरफ था? ये तो कंट्रोवर्सी नहीं है ना। फिर हमारा किसी तरफ इशारा नहीं था। इस वक्त जो कुव्वतें इलेक्शन नहीं कराना चाहती या इलेक्शन डिले कराना चाहती हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। तो कौन है सर वो लोग? वो तो बताएं, वो लोग कौन है? नून लीग है? कौन है? बहुत सारी लोग हैं, छोड़िए इस मामले को, आगे बढ़िए। सियासी जमातों को मुखातब नहीं किया था। सियासी जमातों ने नहीं किया। अच्छा फिर मुझे बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं और आप लोगों के करीबी लोगों के नाम वॉच लिस्ट में जा रहे हैं, उन पर घेरा तंग किया जा रहा है, ये भी उन्हीं लोगों की तरफ से जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते आपकी नजर में? सोशल मीडिया के अंदर आने वाली खबरों पे मैं तो तबसरा नहीं करता। अच्छा, कोई संजीदा बात हो जिसको आप सर्टिफाई करके कह रहे हो कि ऐसा हुआ है, उस पर तबसरा हो सकता है। ठीक है, वहां तो मफरूजे और मुगलजात है। चले सर, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं ना। पीपल्स पार्टी के करीबी लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वॉच लिस्ट में नाम बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं बढ़ाए, आप इसकी कंफर्मेशन कर दें या रिजेक्ट कर दें? मेरे इल्म में तो नहीं है जी। अगर मेरे इल्म में होंगे तो मैं बिल्कुल उस पर अपना नुक्ता नजर भी दूंगा, एतराज भी फाइल करूंगा। चले सर, ये बताइएगा, अब लेट सपोज आपने कहा 90 रोज, 100 रोज, 110 रोज। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि 110 रोज तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको अनाउंस कर दिया कि वो इसको अदालत के अंदर लेके जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? क्या वो इस मामले में PTI की हमनवा बनेगी कि अदालत में लेके जाए और अदालत से डेट दिलवाए कि जनाब ये 90 रोज के अंदर या 120 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाएं? पीपल्स पार्टी ने अपना मौकफ दिया हुआ है। ये मामला सियासी है, हम सियासी मामला अदालतों के जरिए ले जाते हैं, एतराज करते हैं, बाकियों को भी कहते रहते हैं मेरी जमात फैसला करेगी। मैं तो नहीं बता सकता कि मेरी जमात क्या फैसला करेगी, लेकिन मोस्ट पॉसिबली ऐसा नहीं है। इसीलिए बिलावल साहब ने कहा है कि 90 नहीं तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की डेट दीजिए। ये इस तरफ ही इशारा है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अदालतों की तरफ नहीं। ठीक है। अच्छा सर, क्लिप और भी है आपका, गालिबन आपने मुझसे गुफ्तगू करते हुए बात बोली थी जब पंजाब के इंतखाबात की वजह से 14 मई की डेट थी। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शंस की जब बात होती है, आइन की जब बात होती है, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि
कि जनाब आइन का दिफा किया जाएगा, हम आइन बनाने वाले हैं और दिफा करने वाले भी हैं, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जब मैं आपसे सवाल करता तो आप कहते थे कि जस्टिफाइड अगर रीजंस वजूहात मौजूद हैं जस्टिफाइड, और आइन की शिक की अगर खिलाफ वर्जी होती है उन जस्टिफाइड वजूहात की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज भी कायरा साहब ये बात मानते हैं या नहीं, आज नहीं मानते? जी मैं अभी भी ये समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात मैंने कही थी वो भी सदाकत में बोली थी, आज भी वही बात है। ठीक है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज अगर मर्दमशुमारी के बाद मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है और हल्का बंदियां कराना जरूरी है और आइन का तकाजा भी है, तो वो एक शिक के साथ मुतसादम जरूर है। सही है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मिनिमम पॉसिबल डिले के तहत इलेक्शन में चले जाना चाहिए, और उसका उसी का मुतालबा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब। सर ये मिनिमम पॉसिबल डिले कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए, या कितना लॉन्गर हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन 4 महीने के लिए हल्का बंदियां करने का उसका टाइम है, उन्होंने 3.5 महीने किया है। अब 3.5 महीने के बाद अगला मरहला आएगा इलेक्शन का, तो वो 3 महीने की बजाय 1.5 महीने का शेड्यूल आ सकता है, या 1 महीने 20 दिन का शेड्यूल आ सकता है, 50-55 दिन का। सही है। तो वो पॉसिबल टाइम जो है मिनिमम, वो जितनी नीयत के साथ कोशिश की जाए कि मिनिमम डिले के साथ इलेक्शन में जाया जाए, और वो शायद जनवरी में, फरवरी में कहीं। तो सर फिर इसका मतलब वो मार्च से पहले ना, मार्च में तो सेनेट के इंतखाबात भी है ना, और उसके इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबरान इलेक्टेड हो, आ गए हो, उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन होता है। तो एक और इशू है ये, पता नहीं सेनेट का इलेक्शन पता नहीं कितना बहुत जरूरी है। यकीनन इलेक्शन सारे बड़े जरूरी हैं, लेकिन अगर कौमी असेंबली नहीं है तो मुल्क चल रहा है। स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, सेनेट भी अपनी जगह मौजूद है, और सेनेट मार्च के बाद भी आधी सेनेट तो मौजूद होगी इंशाल्लाह। उससे पहले ही सेनेट का बकिया जो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि ये सिर्फ सेनेट की वजह से है। ठीक है, सेनेट एक हमारा अहम इदारा है। सही है, लेकिन वो आधा इदारा तो मौजूद रहता है ना, फर्ज करे आधा रिटायर भी हो जाए। चले सर ये बताइएगा, आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत, अच्छा आसिफ अली जरदारी भी सदर मुमलिकत थे, 18वीं तरमीम की दौर में आई थी, जाहिर सी बात उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया था, सदर के इख्तियारात को पार्लियामेंट को वापस किया गया था, एक उनका दौर सदारत था। अगर मैं प्रिसाइजली आरिफ अलवी साहब की बात करूं, आरिफ अलवी साहब का दौर सदारत कमर जमान कायरा साहब किन निगाहों से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? अच्छा दौर सदारत था, नहीं था, किस तरह से तारीख इसको याद रखेगी? मैं जी आरिफ अलवी साहब के दौर सदारत को कोई आला दौर सदारत नहीं समझता, उस पर बेशुमार एतराजात हैं, लेकिन मैं इस पर कोई बड़ा नहीं करना चाहता, मैं इस सवाल को अवॉइड करना चाहता और यही सवाल अगर मैं चीफ जस्टिस साहब के हवाले से करूं तो वो कहते हैं ना कि उनके लिए सिर्फ शेर यही है कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। अच्छा, अब तो गायबाना भी नहीं, अब तो हाजिर तौर पे सामने लोग कह रहे हैं। तो सर ये एक हफ्ता ही रह गया उनकी जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के लिए, और गुज़श्ता रोज भी एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। आपको लगता है कि मीनवाइल एक हफ्ते के अंदर जितना बाकी रह गया रिटायरमेंट से पहले दौरानिया, उस एक हफ्ते के अंदर कोई बड़ा फैसला, जिस मोहब्बत का जिक्र आप कर रहे हैं, उस मोहब्बत के हवाले से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मेरा ख्याल है कि जितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और चीफ साहब की जात के ऊपर जितने सवालात लोगों ने या एतराज़ात जमातों ने और लोगों ने कर दिए थे, उनको चाहिए था कि ये जो मुतनाज़ा फैसले थे वो जाते जाते हेस्ट में फैसले ना सुनाते। उनका इस्तेहकाक है, उनका फैसला सुनाने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ना सुनाते तो बेहतर था। अच्छा। उनके जाने के बाद याद रखिए इस पे बहुत सारे सवाल और आप प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइए इकोनॉमी की जो इस वक्त सूरत हाल है, मईशत की जो सूरत हाल है, 300 रुपए से ऊपर का डॉलर है, 300 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है। सर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। आप लोग इत्तेहादी थे, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर आजम होते तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं होती, ये डिफरेंट होती, वो अपने पर लोड ज्यादा लेते। सर उस वक्त तो आप लोग कहते थे कि कंसेंसस से बातें हो रही हैं, तो क्या कंसेंसस से नहीं होती थी? पार्लियामेंट तो मुश्तरका जिम्मेदारी कबूल करने का। और कोई जी महंगाई जी सर कि कोई किसी का चॉइस नहीं होता, ना मौजूदा हुकूमत का चॉइस है, ना हमारी हुकूमत का, ना किसी और हुकूमत का। उसके फैसलों की बदौलत महंगाई हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई में मेजर फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर होता है,
मेरा ख्याल है जो फैसले शहबाज शरीफ के दौर में हुए, हम उस हुकूमत का हिस्सा थे, हमने मिलकर फैसले किए और हमें उन फैसलों को। चलिए सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कायरा साहब ये बताइएगा, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो तो आपने कहा कि तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए जो काम किया जा रहा है, आर्मी चीफ साहब उसमें काम कर रहे हैं, उसके असरात भी नजर आना शुरू हो गए। 337 का डॉलर हो गया था, अब वो वापस आ रहा है ओपन मार्केट में भी। तो कैसे देखते हैं सर आप पर्सनली ये इकदाम को? मेरा जाती ख्याल तो यह है कि फौज को और अदलिया को और पार्लियामान को अपने अपने दायरों के अंदर काम करना चाहिए, और दूसरे के दायरे में जाके या किसी और अपने दायरे से बड़ा काम जो है वो दीगर इदारों को या दीगर सेक्टर्स ऑफ स्टेट को वो अंडरमाइन करता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं उनके को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो कारोबारी तबके को एतमाद दिलाने के लिए, बाहर के इन्वेस्टर को एतमाद दिलाने के लिए और कुछ और इश्यूज खारजा पॉलिसी में कुछ दोस्त ममालिक को एतमाद दिलाने के लिए आर्मी चीफ ने जो पेशरफ्त की है या मुख्तलिफ मामलात में लीड ली है, ये इस वक्त की जरूरत है। जितनी जल्द मुमकिन हो ये अल्टीमेटली उन इदारों या उन सेक्टर्स की तरफ चले जाना चाहिए जिनका ये काम। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, हमेशा आप लोग जब अभी हुकूमत करके गए, हम अभी बात करते थे, अभी ये आग बुझाने का अमल चल रहा है, जो पिछले 3.5 साल आग लगाई गई है सूरत हाल मईशत के वाले से, उसको बुझाने का अमल शुरू हो रहा है। अभी तो हमने वो कारकर्दगी करके दिखाई नहीं है, अभी आप आवाम में जाएंगे, इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा, बिलावल साहब ने मुहिम का आगाज कर भी दिया है। आप आवाम को अपनी 16 महीने की कारकर्दगी में क्या बताएंगे? और लेट सपोज अगर आप हुकूमत बनाने की पोजीशन पे आ गए, बिलावल साहब वजीर आजम होंगे, आप समझते हैं कि पिछले 16 महीने की कारकर्दगी के बाद आवाम पीपल्स पार्टी को वोट देगी? इलेक्शन कैंपेन तो बिलावल साहब ने शुरू की है, उनको फॉलो कीजिए, वो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव आपके सामने आ जाएगा। जहां तक ताल्लुक यह है कि इलेक्शन में हम क्या करेंगे और किस नुक्ता नजर के तहत सामने आएंगे, आगे लेके चलेंगे, मेरा ख्याल है इस या बिलावल साहब क्या जीत पाएंगे, किसी जमात से आप सवाल करेंगे तो वो जमात भले इलेक्शन जीत रही हो या ना जीत रही हो, मैं तो इंशाल्लाह जीत भी रहा हूँ, लेकिन अगर न भी जीत रही हुई तो वो जमात यही कहेगी कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि जमातें इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आती हैं। और आपके प्रोग्रामों में बैठ के कौन कहेगा ठीक है कि मैं इलेक्शन। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल फैयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको जरा खुशामदीद कहते हैं। फैयाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? वालेकुम सलाम सर, ये जो अभी इत्तेहादी थे 16 महीने, आपको क्या लगता है, आपका सियासत में एक वसी तजुर्बा है, ये मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से शिकवा कर रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी से शिकवा कर रही है, पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों से शिकवा कर रहे हैं, इलेक्शंस में कौन जाना चाहता है कौन नहीं जाना चाहता। कायरा साहब ने अभी कह दिया कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। सर ये यकायक एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीडीएम की सारी सियासी जमातें समझती हैं कि पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है ना, उसके माथे पर बुद्धू लिखा हुआ है। वो सारी ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की आवाम आजकल रोटी जो है ना वो मुंह की तरफ से नहीं खा रही है ना, ठीक है ना। ये बुद्धू भी आपने बड़ा काबिले एतराज ना हो इसलिए आपने बात बोल दी, मुझे लग रहा है। सोने नहीं ना, अजीब मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोड़े से दवा लेते हैं। 1.5 सालों में वो पीटीआई की हुकूमत ने सत्यानाश फेरा था। सही है, 76% कर्जे लेकर पाकिस्तान में आज तक जितने कर्जे लिए गए उसका 76% बदकिस्मती से मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा कि जिस हुकूमत में मैं था उस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने, उस हुकूमत ने 76% कर्जे पाकिस्तान को 3.5 सालों में लिए। बिल्कुल, बाकी रही सही कसर का बेड़ा गर्क और सवा सत्यानाश इस पीडीएम ने फेर दिया था।
और अब जनाब ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपने हदूदरबे में रहे, अपने जनाब डोमेन में रहे, अपनी रेंज में रहे, हर अदारा अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर और दायरा कार के अंदर उसका जनाब ठीक लगता है। और खुदा का खौफ खाओ तुम्हारे हाथों की लगाई हुई जनरल आसिम मुनीर और चीफ द आर्मी स्टाफ अपने जनाब दांतों से खोलने लगा हुआ है और आप कहते हो कि जनाब वो अपने दायरा कार में रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे अवाम को बेवकूफ और बुद्धू बनाने लगे हुए हैं और हर चीज का बंदोबस्त खुद करके गए हैं। आप बताए ना, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर वो अमेंडमेंट के जिसके तहत निगरान हुकूमत एम्पावर्ड हुई, किसने किया? इनसे पूछे ना, इनसे पूछे ये जितना कुछ भी जनाब IMF के साथ तुमने माहिदा किया, शहबाज शरीफ और इसहाक डार नंबर 1 उसके जिम्मेदार है, नंबर 1 नून लीग नंबर 1 जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी नंबर 2 जिम्मेदार है, मौलाना फजल रहमान साहब नंबर 3 जिम्मेदार है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि आप पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग आप नहीं रोक सके, पाकिस्तान के अंदर माफियाइज्म आप नहीं रोक सके। आपको 18 महीने 19 महीने मिले, आपने अपने केसेस माफ करवा लिए, अपना हराम का पैसा हलाल करवा लिया, अपने ऊपर आई हुई जितनी कोई बलाएं थी, आफात थी, वो सारी जनाब छुड़वा ली, उनसे छुटकारा दिला लिया। पर लेकिन पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके और चाके लिख दिए। पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में रुसवाई, जंग हसाई, महंगाई और सियासी बेहयाई वो लिख दी। नहीं तो सर अब ये देखें ना, ये इस सारे मामले से निजात दहिंदा की अगर बात की जाए तो वो कौन होगा? व्हाट डू यू थिंक सर? ये क्या इलेक्शंस अभी करवा दिए जाते हैं, चलें 90 नहीं 120 दिन में करवा दिए जाते हैं, उसके बाद जो हुकूमत आएगी, लेट्स सपोज सर मैं आप ही की जमात की बात कर लेता हूं, आपकी जमात अगर आ जाती है, ये जो इतना सारा मामला खराब हो चुका है इसको सही करने में कितना अरसा लग जाएगा? और वही बात फिर आप कहेंगे हम तो उसका मलबा साफ कर रहे हैं ना, अभी तो हमने कारकर्दगी दिखानी शुरू नहीं की है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान का अमली तौर पे दिवालिया हो चुका है। जो पिछले 10 सालों के अंदर जनाब प्री प्लान्ड पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन ताकतों ने एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को अपनी दाढ़ के नीचे और अपने गिटे घोड़ों के नीचे ले लिया है। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो एजेंडा था जिसके तहत चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इस्तेमाल किया गया, तहरीक इंसाफ को भी इस्तेमाल किया गया, PDM की जमातों को भी इस्तेमाल किया गया, सारी डर्टी, नंगी, गंदी, जलील किस्म की सियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछले 10 सालों, पिछले जनाब आपके 1.5-2 सालों के अंदर हुई है, उसके तहत अब पाकिस्तान के साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी और उस जोर जबरदस्ती ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम से रोल बैक होना, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम से रोल बैक होना, पाकिस्तान का यूक्रेन की तरह के मुआहदात करने के ऊपर मजबूर करना और तरह तरह की ऐसे एजेंडाज हैं जिसपे मुल्क दुश्मन ताकतें और मुल्क के अंदर मौजूद कुछ ऐसे फिरके और ग्रोह हैं कि जिन्होंने प्री प्लान ये सारी पिछले 1.5-2 सालों के अंदर सारा जनाब ये माहौल पैदा किया। ये सारी चीजें होनी है इन हालात के अंदर। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आपके सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के साथ $50 अरब की सरमायाकारी का कोई एजेंडा अपनी शटल डिप्लोमेसी के जरिए से, अपने अदारे की सुपरबेसी के कंसेप्ट के जरिए से, अपने अदारे की इज्जत और वकार का एक जो तस्वर है सऊदी अरब और खलीजी ताकतों के सामने, उसको इस्तेमाल करके अगर वो लेकर आते हैं, उसमें से $10 अरब सिर्फ और सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के तौर पर रखे जाते हैं और उसका वापसी के हवाले से भी वो कहते हैं कि मैंने उसको एग्री कर लिया मोहम्मद बिन सलमान को कि ये $10 अरब वापस नहीं करने, ये ज़र मुबादला के तौर पर रहेंगे। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज जो हालात बने हैं, इन हालात के अंदर आप इलेक्शन कराएंगे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, सच्ची बात कर रहा हूं, सच्ची बात करने का आदी हूं, अपना जिंदगी का असूल है, जियो अली की तरह, शहीद हो इमाम हुसैन की तरह। अगर ये इलेक्शन आपने फौरी करवा दिए, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बायस बन गया। तो सर फिर सियासतदान का अमल दखल कहाँ होगा? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, जाती राय है। बिल्कुल आपकी वजह उसकी ये है
जी जी। इतनी जहर आलूद सियासत कर दी गई है पिछले 10 सालों में और पिछले 5 साल, फिर पिछले 1.5 साल, इतनी जहर आलूद सियासत हो चुकी है कि इसमें जब तक आप एहतसाब का एक पूरा कड़ा निजाम नहीं चलाते, उस वक्त तक आप इंतखाब कराएंगे। मैं पिछले कई हफ्तों से ये बात कर रहा हूं कि आप इस इलेक्शन का रिजल्ट नून लीग जीत गई तो पीटीआई ने नहीं मानना, पीटीआई जीत गई तो नून लीग ने नहीं मानना, पीपल्स पार्टी और आईपीपी जीत जाती है तो जनाब नून लीग और पीटीआई ने नहीं मानना। और हालात पाकिस्तान के ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मईशत अपने पांव पे खड़ी नहीं है, वो तो गिट्टे गुड़ों से जना बैठी हुई है, वो तो यूरिक एसिड हुआ हुआ है, उसको इतना शदीद सियासी यूरिक एसिड हुआ हुआ है पाकिस्तान की रियासत को कि उसके गिट्टे गोड़े इतने इतने फूले हुए हैं, उनसे चलना ही नहीं हो रहा। इन हालात के अंदर मेरी जाती राय में 2 साल तक इस पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। रियासत है तो आइन है, रियासत है तो मुल्क है, रियासत है तो अवाम है। अगर ये रियासत ही ना हो, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, मुल्क के हालात ना हो, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, मुल्क की फाइनेंशियल सर कौन करेगा, ये भी तो सवाल है। 2 साल तक फिर क्या सर, मैं ये समझता हूं कि ये जो फार्मूला लेकर आए हैं $50 अरब का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसकी अपनी एक अहमियत है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। अल्लाह करे ये $50 अरब का इन्वेस्टमेंट, ये चीजें अगर आ जाती हैं अगले 3-4 महीने के अंदर, तो 2 साल तसल्ली से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करके पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से बचाओ, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के जहर से बचाओ। पाकिस्तान की आवाम रिच क्लास भी रुल गई है, रिच क्लास भी रुल गई है, अब एलीट क्लास रह गई है बस, जो मौज मस्ती में है, जिसका सूरत हाल यह है कि हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल। लेकिन वो पाकिस्तानी आवाम को रिप्रेजेंट तो नहीं करते ना, बहुत बहुत कम तादाद है। लेकिन सर पॉइंट ये है, इस वक्त वही मौज में है, बाकी तो सब लुट गए हैं। इस वक्त तो हर कोई, इतनी महंगाई है, हर एक का गुजारा मुश्किल हो गया ना सर। इस वक्त तो सूरत हाल ये, और अभी निगरां हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, चले 2 साल तक सेटअप ये रहता है, अभी 15 रुपए पेट्रोल फिर बढ़ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ा देंगे, फिर ये जो एहतजाज होगा उसमें माफिया है, सब 2 नंबर है इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की तिजारत के अंदर, सब 2 नंबर है, सब माफिया है, मुल्क को लूट रहे हैं। कोई सीमेंट के नाम पे, कोई चीनी के नाम पे, कोई पेट्रोल के नाम पे, कोई तिजारत के नाम पे, कोई स्मगलिंग के नाम पे माफियाज है। मैं अपनी आंखों से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीजें देखता भी रहा हूं और अभी भी देख रहा हूं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये एलीट क्लास, ये वडेरे, ये जागीरदार, ये सरमायादार, ये नौसरबाज, इन्होंने पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो ना, पाकिस्तान के अंदर ना किसी चीज की कमी नहीं है, ना ज़राअत की, ना सनत की, ना तिजारत की, ना मेन पावर की, ना मादनियात की, ना मौसम की, ना समुंदर की, ना दरियाओं की, ना नहरों की, किसी चीज की कमी नहीं है। ये बेगैरत माफियाज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की जनाब मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी साथ मिली होती है, अदलिया सारे जज साथ मिले होते हैं, जो इनको जनाब इनको स्टे देते हैं, इनको जनाब इनकी हद नंबरी के ऊपर, चक्करबाजी के ऊपर, इनको गरीब आदमी जनाब चोरी कर ले, 1000 और लाख की चोरी करने वाले को तो आप गिच्ची से पकड़ लो, जो खरबा रुपए लूट के इस मुल्क को, आवाम की किस्मत में महंगाई, रुसवाई, जगहसाई और बेहयाई लग जाए, उसको आप स्टे दो। जो बदमाशी करे, जो गुंडागर्दी करे, आप उसको 1.5-2 साल से जनाब अपना लाडला बना के सर पे बिठाओ। अब तो बिलासूद कर्जे भी देने की बात की जा रही है ना सर, आप समझते हैं सही इकदाम है ये? क्या पूछा आपने? बिलासूद कर्जे देने की जो बात की गई है, जिस पर काफी ज्यादा लोग तनकीद भी कर रहे हैं, ये सही है आपकी नजर में? यार देखो, इकोनॉमी को सबसे पहले अपने पांव पे खड़ा करें। पांव पे खड़ा कैसे होती है? सबसे पहले तो जनाब आपका रेवेन्यू और टैक्स जनरेशन वो आपका हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्मगलिंग हो रही है, हर चीज की चीज मौजूद है। कितनी बदकिस्मती की बात है, चीनी का स्कैंडल जब आया, चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, कैबिनेट कहती है कि जनाब आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, सारी चीनी एक्सपोर्ट करके उस पर रिबेट भी ले लेते हैं, हथों भी ते पलथों भी, अन्य नु खाना भी खाओ तो कार भी छोड़ के आओ, वो मुहावरा है ना। ये शुगर मिलों वाले, ये जितना माफियाज हैं, ये पहले एक्सपोर्ट के जरिए से जनाब रिबेट भी लेते हैं, नजायज मुनाफा भी लेते हैं, फिर उसके बाद इंपोर्ट की जनाब कहानी आ जाती है, अवाम रुल जाती है, रियासत रुल जाती है, इकानमी रुल जाती है। हुण जनाब इंपोर्ट करो, इंपोर्ट की सूरत में भी जनाब 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता है उसी माफिया का। यही आटे का हाल है, यही पेट्रोल का हाल है, यही हर चीज का हाल यही बनता है
जब तक इन सारों को सूली पे नहीं ना लटकाओगे, इनको बुर्ज खलीफा के जनाब वो जो है ना डंडा, उसके ऊपर नहीं ना चढ़ाओगे, इन सारे ताजरों को जो 2 नंबर ताजर है, ये 2 नंबर इन्वेस्टर है, 2 नंबर सनतकार है, ये जितने लोग हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। तो ये जमहूरी ताकतें तो नहीं कर सकती। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से देखा, अकीदत की पट्टी जब तक चढ़ी थी चीजें समझ ही नहीं आती थी। अब जब न्यूट्रल होकर लोगों की बातें सुनते हैं, छपर जैदी की सुने या आगे पीछे सारी चीजें सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार किसी चीज को भी सही तरीके से हम ग्रिप नहीं कर सके। 76% तो तहरीक इंसाफ ने कर्जे ले लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री के 3.5 सालों में। मुल्क दिवालिया नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे बताएं ना, जितना ये कहते हैं जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो तो पैसे की रेल पे थी। आपने जनाब 600 अरब रुपया बगैर 0% जनाब इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने किन लोगों को दे दिया कर्जे? जनाब वो कौन थे? वो कौन मां के लाडले थे जिनको आपने जनाब अरबों रुपए कोरोना के चक्रों में? हर पार्टी यहां लूटमार करती है, हर हुकूमत, हर पार्टी लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, लोगों का रेप करती है, ख्वाहिशात का रेप, सोच का रेप, उनकी तवक्कुआत का रेप, रियासत मदीना के नाम पे, रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, एशियन टाइगर के नाम पे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं तो जाती तौर पे सियासी पार्टियों से कोई तवक्को नहीं, और ऊपर से जो पोलराइजेशन हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, यहां पर आपा धापी, छीना छपटी, मारा मारी, ताइफल मलूकी, और उसके ऊपर कोई अदालतों का एक्शन नहीं। अदालतें अपना आप बचाने लगी है। एक चीफ जस्टिस की सास कहती है मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे इमरान खान चाहिए। यार मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा दिल कटा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाहिए। एक एमएनए उठती है, वो कहती है कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। एक शेखपुरा का एमएनए उठता है, वो कहता है अगर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करोगे तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। यार लानत भेजता हूं मैं इस पाकिस्तान की इन सियासी जमातों की, इन रिप्रेजेंटेटिव की सियासत की, कि जिस पर तुम अपनी पार्टी की, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक रेड लाइन इसमें बनानी चाहिए सर, ये बात आपकी दुरुस्त है। एक रेड लाइन होनी चाहिए, नो वन इज अबव द स्टेट। पाकिस्तान की रियासत से बढ़ के कोई नहीं है, कोई इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि वो अपने आप को ऊपर कहे और कह के जनाब अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अदरवाइज नहीं है। ये होना चाहिए, एक रेड लाइन बना देनी चाहिए कि ऐसी चीज नहीं हो सकती। और जो भी सियासी जमात या उसका ओहदेदार या उसका सरबराह ये दावा करे, आपको लगता है उसको दोबारा सियासत करने का हक होना चाहिए? सर जी यहाँ पे वो वफाकी वजीर बने हैं, यहाँ पर लोग, यार ये मुल्क चरागाह है, ये आलमी ताकतों की चरागाह है, ये 2 नंबर लोगों की चरागाह है। ये फ्रॉम डे फर्स्ट से 1947 से लेके आज तक ये 2 नंबर करप्ट बदयानत 3rd क्लास लोगों की। यार करप्शन की भी एक हद होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई करप्शन करके वो पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे या पाकिस्तान में व्हाइट या ब्लैक मनी में लगाए ना, तो उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है उस करप्शन की। यहां तो सियासतदानों का आलम यह है, ये कुड़कुड़ यहां पे करते हैं, अंडा जाके जनाब ये लंदन, अमेरिका, स्पेन और बाहर के मुल्कों में देते हैं। करप्शन यहां पे करते हैं खरबों डॉलर की, और वो पैसे सारे जाके जनाब बाहर के मुल्कों में, बाहर की दुनिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं और उनके बैंकों में रखवाते हैं। और भाई ये अजीबोगरीब पाकिस्तान की सियासत है। एक घड़ी के पीछे पूरी पाकिस्तान की इज्जत और वकार का जनाजा निकाल दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं, इसी तरीके से जिसको देखे। अच्छा, शायद आवाज आ रही है सर? हमारा फैयाज हुसैन चौहान साहब से नेटवर्क की वजह से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा बहाल हो, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप स्टेट के ऊपर की बात नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तान है तो हम हैं, ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब वो ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ के हो सकता है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और ऑब्वियसली जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, लेकिन होप सो, उम्मीद करनी चाहिए। जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, जितना जहर उगल दिया गया है सियासत के मामलात में, इसको कूल डाउन होने की ज़रूरत है। चलें जनाब, सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।